Hey guys! Welcome to the largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics Wallah। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार सारे के सारे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। तो हमारी प्यारी माता भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय जल्दी से। तो मेरे सारे प्यारे छोटे भाई बहन, अगर मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से डाल देंगे क्या? एक बार डाल देंगे भारत माता की जय। वेरी गुड। गुड इवनिंग ओम, अग्रिमा, अनुष्का, निशांत, वैशु, राज, जया, हेमा, वैष्णवी, अस्का, अनुपम, सोमनाथ, नैना, हर्षा, अंश, दिव्या, आप सभी मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सुनील भैया। ठीक है, तो सुनील भैया आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं? तो आज मेरे दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लेक्चर नंबर 3 में रेट, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत मजा आएगा आपको, हर एक चीज आप बेसिक से जानेंगे, हर एक चीज के पीछे का लॉजिक आपको मिलेगा, बहुत सारे सवाल हम करेंगे। ठीक है, आज हम काफी सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, तो इस सेशन के अंदर हमारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होने वाली है। ठीक है जी। अच्छा, एक बच्चा मुझे कह रहा था भैया ये सेशन 7:15 पे बार बार क्यों हो जाता है? मेरे भाई, क्योंकि मेरी उदय की क्लास जो है वो लगभग 6:55 पे खत्म होती है ना, तो थोड़ा सा गले को आराम देना पड़ता है, गर्म पानी पीना पड़ता है। हम तो स्टूडियो में ही होते हैं, बस थोड़ा सा एक रेस्ट चाहिए होता है कि आपकी क्लास के लिए फिर वो एनर्जी आ जाए, फिर वो ताकत आ जाए, फिर वो बोलना पड़ता है। तो दैट इज द रीजन ये मैंने 7:15 पे ही करवा दी थी, बट पता नहीं क्यों अभी तक हुई नहीं है। तो आई मेक श्योर कि 7:15 पे ही हमारी क्लास हो। ऑलराइट, तो अगर मेरे दोस्तों आपने मेरे को मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एंड अब हम चलते हैं यहां पर आगे। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट इक्वेशन के ऊपर। रेट लॉ क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, या रेट इक्वेशन क्या होता है, ये जानेंगे। साथ ही साथ मेरे दोस्तों हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो हर एक बात को जब हम जानेंगे तो हमें मजा आ जाएगा, केमिस्ट्री से हमें प्यार हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए। अब लास्ट क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो वहां पे मैंने आपसे एक बात करी थी, और वो बात क्या करी थी सुनील भैया? आपने बोला था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिसाइड करती है रेट या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, स्पीड आपकी रिएक्शन की उतनी ज्यादा होगी। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर फैक्टर्स में पढ़ा था। बिल्कुल सही बात है। तो सुनील भाई, आपने लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि जितनी ज्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा रेट हमारे पास होगी, यानी कि स्पीड होगी रिएक्शन की। अब इसी बात को जब हम लिखते हैं, इसी चीज का जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ, या फिर इसको हम बोलते हैं रेट इक्वेशन, या इसको हम बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। तो यही बात जब हम लोग बताते हैं, समझाते हैं, लिखते हैं कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी हमें पता है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। पर जब हम इस चीज को लिखकर बताते हैं, इस डिपेंडेंसी को लिखकर बताते हैं, तो यह चीज हमारी कहलाती है रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, या फिर रेट इक्वेशन। ठीक है, चलिए। अब मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ाता हूं बच्चों को, मैं आपको लिंक करके पढ़ाता हूं। अब इसको हम क्लास 11th से लिंक करने वाले हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन याद आ रहा है? क्लास 11th केमिकल इक्विलिब्रियम जो बच्चों ने मेरे से पढ़ा है उनको याद आ रहा होगा। आपने अगर मेरा वन शॉट देखा है तो वहां पर भी ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी बहुत डिटेल में, बढ़िया तरीके से। तो बहुत सारे बच्चे तो ये देखते हैं कि अरे भैया ये रेट लॉ थोड़ा देखा देखा तो लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा। अरे बेटा, याद इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि इनको लिंक करके नहीं पढ़ाया गया, जोड़ के नहीं पढ़ाया गया। तो अब मैं आपको ये चीज जोड़ कर बताता हूं कि 11वीं में आपने क्या पढ़ा था और 12वीं में आपको क्या पढ़ना है, आपको मजा आ जाएगा। क्या बात है भैया। तो देखिए, जीजे साले की कहानी सुनील भैया की जुबानी तुम्हें है सुनानी, जीजा साले की कहानी। अब जीजा कौन है, साला कौन है, आइए हम लोग समझते हैं। गल्डबर्ग एंड वागे, है ना,
वागे जो जोर से भागे, ये है वागे। तो वागे एंड गुल्डबर्ग वर कोलीग्स, एक तो कोलीग्स भी थे, साथ में काम करते थे, और इनका रिश्ता क्या था? ब्रदर इन लॉ, यानी कि भैया जीजा साले का रिश्ता था, जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया। यानी कि ये संसार के पहले जीजा साले हैं जिनकी आपस में पट रही है, और वो भी भैया केमिस्ट्री का लॉ दे रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। और इन्होंने दिया था इसको सन 1864 में, इन 1864 में ये लॉ दिया था इन दोनों ने मिलकर। अब ये लॉ तो सुनील भाई आप 11वीं में हमको पढ़ा चुके हो। हां मेरे राजा, ये वही लॉ है जो तुम 11वीं में पढ़ के आए थे, यही रेट लॉ बनता है। लेकिन कैसे और कब बनता है और कब नहीं बनता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो क्लास 11वीं में ये दोनों जीजा साले आए थे और उन्होंने आपको ये लॉ दिया था। ये लॉ क्या कहता है? ध्यान से देखो मेरे राजा, ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या बोल दिया आपने? समझ नहीं आया। इस डेफिनेशन को इस इक्वेशन के माध्यम से समझाता हूं। क्लास 11th नॉस्टैल्जिया आना चाहिए, क्लास 11th का नॉस्टैल्जिया दिमाग में आना चाहिए। अरे यार ये आदमी हमको क्लास 11th में ले गया। देखिए मेरे दोस्तों, ये इक्वेशन हमारे सामने है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। एक्टिव मासेस यानी कि कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी है। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बी। यही तो है लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। जब हम इसको इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को यहां से हटाएंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? तो यहां पर हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ये हटेगा तो इक्वल टू हमारे पास छोटा के आता है ना, और इस एक्सप्रेशन को हम लिख देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे राजा? इसको हम क्या बोलते हैं मेरे राजा? इसको हमने क्लास 11th में क्या बोला था भाई? एक तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सब लोग बोलते ही हैं, बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल हटा तो इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया। एक तो इसको ये बोलते हैं, दूसरा इसका नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। मेरे भाई बिस्किट भी दे दो। अच्छा बिस्किट पड़े, मजा आ गया, चाय आई है, मजो आ गयो भैया, आबार तो मजो आ रही हो, घोड़े मजो आ रही हो भैया। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, पूरी बात मेरी ध्यान से सुनना। तो जीजा और साला यहां पर क्या बोलते हैं? जीजा और साला बोलते हैं कि मान लो तुमने एक इक्वेशन को यहां पर लिखा, तो इक्वेशन को लिखा तो वो कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। और ये तो हमें पता भी है, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी उतनी ज्यादा स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बताता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या बात है, क्या बात है। इसको हटाएंगे तो इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट इज के आ जाएगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेट कांस्टेंट। ठीक है, अरे वाह यार क्या बात है सुनील भैया, बहुत अच्छी बात आपने अच्छी तरीके से समझा दी। ठीक है, अब ये रेट कांस्टेंट इस इक्वेशन के लिए हम लिखते हैं, ये रेट कांस्टेंट सॉरी, ये जो हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का, ये हम लोग लिखते हैं इस वाली रिएक्शन के लिए। तो आइए, अगर आप लोग इस चीज को थ्योरेटिकली लिखना चाहे, सबसे पहले
सबसे पहले आप इसको थ्योरेटिकली लिखना चाहें इस रिएक्शन के लिए तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट concentration of NO raised to the power 2 times concentration of O2 raised to the power 1. बताइए ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पे स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और यहां पे स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो यही तो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेस्ड टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 रेस्ड टू द पावर 1। समझ में आ गई मेरी बात? जी सुनील भैया समझ में आ गई मेरी आपकी बात। ये हो गया थ्योरेटिकली, ये थ्योरेटिकल हो गया। अब थोड़ा इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके देखते क्या ये एक्चुअल में होता है या हवा में बातें कर रहे हो सुनील भैया। जो चीज एक्सपेरिमेंटली सत्य होगी वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, रेट लॉ के अंदर। अब ध्यान से आप मेरी चीज को फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए NO की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 0.30 थी, हमने उसको क्या कर दिया, जस्ट डबल कर दिया, 0.60 कर दिया। लेकिन आपकी O2 की कंसंट्रेशन जो है आपके पास, वो आपके पास सेम है। ठीक है बेटा जी, सेम है, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास सेम है, ये हमने 2 गुना कर दी, तो ये जो रेट है हमारे पास ये मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया। अब सुनील भैया यहां पे ये 4 गुना क्यों हो गया है? ये देखो 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 देखो, देखो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO को अगर मैं ट्वाइस करता हूं, ठीक है, इसको सेम रखता हूं, तो ये जो रेट है वो भी मेरा 4 गुना हो गया है। अच्छा ऐसा होगा, तो देखो यही चीज यहां पे मैंने लिखी है, ध्यान से देखना। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इज डबल्ड कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 कांस्टेंट, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखी है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया। ठीक है बेटा, तो रेट कितना हो गया? रेट हमारे पास, रेट ऑफ द रिएक्शन 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब यहां पर ऐसा क्या हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास 4 गुना हो गई? ऐसा क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे 4 गुना हो गया सुनील भैया? तो यहां पर मेरे दोस्तों मैं मानता हूं कि फॉर एग्जाम्पल इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन ये है, ठीक है ना, तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, इसको 2 गुना किया है, तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा? इनिशियल एक्सप्रेशन अगर मैं मानता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास R1 है, तो R1 इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू द पावर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू द पावर 1। अब यहां पे ये 2 क्यों लगाया मैंने, अभी मैं बताऊंगा। इसको लगाने का लॉजिक क्या है? इसको लगाने का लॉजिक ये है कि मैं ये बोलता हूं कि कंसंट्रेशन को अगर मैंने ट्वाइस कर दिया है, कॉन्सेंट्रेशन अगर मेरी ट्वाइस हो गई है, ये तो मेरे पास कांस्टेंट की कांस्टेंट है, अगर मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस किया होगा, मेरी बात सुनना, अगर मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस किया होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 4 टाइम्स 2 2 जा 4, ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा NO का स्क्वायर टाइम्स O2 की पावर 1। यानी एक तरीके से ये R1 बन रहा है इतना, ये इतना जो है ये हमारे पास क्या है? R1 है। तो R2 इज 4 टाइम्स ऑफ R1। अब ये कब सत्य है? ये तब सत्य है कि आपने इसको तो ट्वाइस करा था, लेकिन रेट 4 गुना क्यों बढ़ गया? रेट 4 गुना इसीलिए बढ़ गया होगा क्योंकि लॉजिक लगाइए, ये जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू द पावर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर हो रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रखी थी, लेकिन इसकी 2 गुना कर दी। अरे भाई इसकी 2 गुना करी तो रेट 4 गुना कैसे हो गया? क्योंकि अगर इसको 2 गुना कर दिया तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर हो गया होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई। इसको मैंने बताया भी है कि ये मान लो इनिशियल एक्सप्रेशन था, ये कांस्टेंट था, इसको 2 गुना कर दिया तो ये ऑब्वियसली स्क्वायर हो रहा होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्क्वायर हो रहा है, तो ये स्क्वायर हो रहा है, इसीलिए जो रेट है दैट बिकम्स 4 टाइम्स द इनिशियल वन। तो आपको ये बात समझ में आई कि यहां पर क्या हो गया? यहां पर जो कोफिशिएंट है, यहां पर भी कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। तो थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली
एनओ की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है, स्क्वायर्ड ही है, स्क्वायर्ड ही है। चाहे आप थ्योरेटिकली देखें चाहे आप एक्सपेरिमेंटली देखें, बोथ आर सेम। समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर आप एनओ की कंसेंट्रेशन को ट्वाइस करते हो तो रेट 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन और कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ के बीच में कुछ ये रिलेशनशिप है। क्लियर है बात जी? अच्छा सुनील भैया, एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, इसको हम लोग सेम रखते हैं, लेट्स कीप दिस एज सेम, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन हमने चेंज नहीं करी है और इसको अब हमने ट्वाइस कर दिया है। समझ में आया? कंसंट्रेशन ऑफ एनओ मैंने सेम रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 मैंने ट्वाइस कर दी, 2 गुना कर दी है। तो यहां पे मैं क्या देखता हूं कि ये भी मेरी 2 गुना हो गई है, ये भी मेरी 2 गुना हो गई है। मतलब अगर इसको ट्वाइस किया है तो ये भी ट्वाइस हो गया, ये थ्राइस हुआ तो थ्राइस हो गया। मतलब यहां पे जो पावर है दैट इज 1। आप समझ रहे हो? इसकी कंसेंट्रेशन को ट्वाइस किया था तो रेट 4 गुना बढ़ गया था, क्योंकि यहां पे जो पावर थी वो बेसिकली क्या थी, 2 थी। 2 2 जा ये 4 हो गया था, 4 हो गया था। समझ रहे हैं? लेकिन अगर इसको डबल कर रहा हूं, कांस्टेंट है ये, इसको डबल कर रहा हूं तो ये भी डबल हो रहा है। इसका मतलब यहां पे जो पावर है वो 1 ही है। इतनी बात सभी के दिमाग में आ रही है जी? तो यहां पे आप जो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इस इक्वेशन के लिए जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेंस जो आपका रेट लॉ या जो रेट एक्सप्रेशन आपके पास हो जाएगा, जो एक्सपेरिमेंटली होगा, ये थ्योरेटिकली है, दिस इज थ्योरेटिकल। ध्यान रखिए ये थ्योरेटिकली लिखा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली भी हमारे पास एक्सप्रेशन यही आएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के concentration of NO raised to the power 2 concentration of O2 raised to the power 1। यानी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल मैच कर रहा है। पर क्या ये हर बार सेम आएगा? क्या ये हर बार सेम आएगा? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं एक बार अपनी एक कूलिंग एक बार चला के आ जाऊं। यहां पर पता नहीं किसी ने कूलिंग बंद कर दी है। मेरा सवाल यह है, आपको क्या लगता है कि हर बार जो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है और जो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है क्या वो सेम आएगा? डू यू थिंक सो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, डू यू थिंक दैट every time rate of reaction expression in terms of concentration of reactants will be same for थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल? यानी कि थ्योरेटिकली देखें या एक्सपेरिमेंटली देखें, दोनों ही केसेस में क्या ये सेम आएगा? डू यू थिंक सो? इज दिस आंसर इज यस और द आंसर टू दिस इज नो। ठीक है, जल्दी से मेरे को बता देंगे, फटाफट से बता देंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो आपने एक्सप्रेशन लिखा, इस केस में तो चलो मान लो कि ये समान आ गया, दैट इज सिमिलर, बट क्या आपको लगता है कि हर केस में ये समान आएगा? दैट वुड बी सिमिलर, चाहे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल हो, हर केस में हर रिएक्शन में सेम आएगा। जल्दी से मुझे बता दीजिए, मैं एक बार कूलिंग चालू करके आ जाता हूं फटाफट से। चलिए एक बार सुनील भैया चाय भी ले लेंगे फटाफट से। ऑल राइट, ओके सुनील भैया, ओके ठीक है। लैपटॉप पे पोल नहीं आता, मैंने अभी खोला, मेरे में तो आ रहा है। आप बार बार मुझे कह रहे थे लैपटॉप पे पोल नहीं आता, मैंने अपना लैपटॉप खोला, मेरे को तो पोल दिख रहा है। मैंने अभी जस्ट लैपटॉप खोला, उस पे पोल आ रहा था।
Do you think that every time rate of reaction expression in terms of concentration of reactants will be same for theoretical and experimental? Obviously, answer is no. Very good. ND Archal, your lover, Acharya Yog, Swadhin, Gullu, Neha, सोहम, हे उदय, मानवी एंड ओम अग्रवाल. याद रखना, इस केस में आपके लिए ये किस्मत से इस केस में थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली सेम आ गया. भाई हम जब एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म कर रहे थे तो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू दी पावर 2, यानी कि इसकी स्क्वायर्ड है कॉन्सेंट्रेशन, है ना. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, यानी कि इसके जैसा ही आ रहा है. बट दैट इज नॉट द रियलिटी. हर केस में ऐसा नहीं होगा. जैसे मान लीजिए दो आपके पास मैं एग्जाम्पल्स लेता हूं, दो आपके पास मैं एग्जाम्पल्स लेता हूं, ठीक है ना. ये दो एग्जाम्पल्स लेता हूं फॉर एग्जाम्पल. अब इसके लिए अगर आप थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन को लिखते हैं और एक्सपेरिमेंटल आपके एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो कैसा आएगा. देखिए यहां पे अगर आप लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, अब बहुत सारी बार में आप रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सिंपल इतना लिख सकते हैं रेट. तो रेट इज इक्वल्स टू के concentration of CHCl3 times concentration of Cl2 and this will be raised to the power of their stoichiometric coefficients. ये है 1 और ये है 1. तो raised to the power of their stoichiometric coefficients, that is this. Similarly, if you will write the expression for this reaction, तो rate is equals to K concentration of CH3 COO C2H5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O. इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, ये 1 और ये 1. ये हो गया हमारे पास थ्योरेटिकल. हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5. आपको पता है क्या है, ये दोनों क्लास 10th की रिएक्शंस है. अगर आपको याद आ रहा हो CHCl3 प्लस Cl2, यानी कि आपके पास क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2, ये धूप में होती है रिएक्शन, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl गैस मिलता है. ये हमारे पास है इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट. इसको हमने पानी के साथ रिएक्ट करवाया है. इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं. अगर आपने पढ़ा हो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हम लोग करवाते हैं, तो हमको एसिड प्लस उसका रिस्पेक्टिव इसका रिस्पेक्टिव एसिड और अल्कोहल मिल जाता है. ये मैकेनिज्म क्लास 10th का है. इंपॉर्टेंट अभी क्या है, अगर इसका रेट एक्सप्रेशन में लिखना चाहूं, इसका रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन में लिखना चाहूं, तो थ्योरेटिकली कुछ ऐसा दिखेगा जो कि हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन से आता है ना. थ्योरेटिकली तो ये होगा. आपको बताऊं एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया. एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहां पे जो रेट हमारे पास आती है, प्रोडक्ट ऑफ दैट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, इनका प्रोडक्ट है. लेकिन पावर थ्योरेटिकली यहां पर क्या है, 1/2 और यहां पर क्या आती है 1. अब ये थ्योरेटिकली तो 1 है, तो यहां पे थ्योरेटिकली क्या था, यहां पे 1 था कोफिशिएंट, यहां पे 1 था कोफिशिएंट, तो पावर 1 और 1 हो गई. लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये आती है 1/2 और यहां पे आती है 1. सिमिलरली अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं तो रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. यहां पे ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1. अब अगर आप इसी चीज को थ्योरेटिकली लिखते हो तो ये आएगा एक्सप्रेशन. लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने देखा तो यहां पर हमें समझ में आया कि भैया H2O, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 0 का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करने वाला. तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कुछ और है. तो इसीलिए हम लोग रेट लॉ के बारे में पढ़ते हैं. वरना क्लास 11th में जब हमने ये पढ़ लिया था तो क्लास 12th में हम यही अप्लाई कर लेते. पर क्लास 12th में हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं. वी डिस्कस अबाउट व्हाट वी डिस्कस अबाउट द रेट लॉ. हम रेट लॉ के बारे में चर्चा करते हैं, हम रेट एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा करते हैं. और यहां पर जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं, दीज वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल वैल्यूज. यानी कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ये हमारे पास अलग अलग आएंगे. ये चीज हमने यहां पे जानी.
कुछ केसेस में सेम आएंगे, कुछ केसेस में अलग आएंगे। ठीक है जी सुनील भैया, बिल्कुल सही है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो यहां पे कंक्लूजन क्या है, समझ में क्या आ रहा है सुनील भैया? मुझे समझ में ये आ रहा है, वाइल राइटिंग द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि जो हम पावर लिख रहे हैं, तो ये जो पावर है दैट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो जरूरी नहीं है कि आप एक्सप्रेशन में जो पावर को लिख रहे हैं, आप जिस पावर को मेंशन कर रहे हैं यहां पे, वो पावर जो रियलिटी में वो थ्योरेटिकल से मैच करे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए रेट लॉ के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पे है। थ्योरेटिकल चीज का क्या डालूंगा, चार डालूंगा क्या? रियलिटी में जैसा रिएक्शन बिहेव करती है वो किसके कंसंट्रेशन में डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन थ्योरेटिकल पेपर पे लिखने से। समझ में आया जी? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन के लिए जो रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन होगा, जैसे मान लो ये इक्वेशन है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, रेस टू द पावर ए और बी की जगह हो जाएगा एक्स और वाई। नाउ दिस एक्स एंड वाई कैन बी ए और बी, बट दिस कैन एक्स एंड वाई कैन नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। ऐसा हो सकता है। तो ये हमारे पास याद रखिएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। ठीक है ना? समझ में आ रही है मेरी बात? छोटी सी समझ में आ रही है मेरी बात? तो दिस इज द रेट एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगा। आपको मेरी बात इतनी देर में जो मैंने कथा गाई वो समझ में आई कि नहीं आई, मुझे पहले जल्दी से इतना बताओ। मैंने यहां पे बताया कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन ऐसे लिखूंगा थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली ये उससे मैच कर गया। लेकिन इन दोनों केसेस में जब मैंने देखा, तो यहां पर देखिए पावर जो है थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली मैच नहीं कर रही थी। दैट मींस मेरे को यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो मैं थ्योरी से लिख रहा हूं वो जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली मैच करे। तो प्रैक्टिकली मैच करवाने के लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना। मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और उससे फिर मैं जानूंगा कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करेगी, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कितना ज्यादा डिपेंड करेगी, वो मुझे रेट लॉ से पता लगेगा। पर ये रेट लॉ भी जो हम लिखते हैं ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, यानी कि हमने रियलिटी में जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके बेसिस पे है। इसीलिए एक्स और वाई मैंने लिखा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहां पे ये ए और बी ही हो, ये एक्स और वाई हो सकता है, यानी कि इनसे अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। क्या बात है भैया? तो एक्स एंड वाई इन द रेट लॉ आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज। याद रखिएगा, हमने ए और बी जो 11th क्लास में पढ़ा था कि स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को आप डायरेक्टली लगा दीजिए, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है एक्स एंड वाई से, बिकॉज एक्स एंड वाई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज है, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बेसिस पे हम ये पावर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है? अरे भैया चंदन चौहान, क्या हो गया भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हम तुमको इतनी देर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुम रोके ही नहीं रहे हो हैं? कभी तुम लिखते हो नेहा, उसके आगे लगा देते हो दिल हैं, कभी तुम कह रहे हो तुम मेरा बेटा है। क्या हो गया बेटा? क्यों नॉटी बॉय बन रहे हो हैं? क्यों बन रहे हो नॉटी बॉय? क्यों नॉटी बॉय बन रहे हो? ऐसे मत करो भाई, ठीक है? मत करो ये सब, पढ़ाई करो। ये समझ में आया तुमको रेट लॉ क्या होता है? तो रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन अगर मैं तुम्हें लिखने के लिए बोलूं तो तुम लिख पाओगे? सेम ऐसे ही लिखना है, सेम ऐसे ही जैसे यहां पर था वैसे ही करना है। रेस टू द पावर ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की जगह एक्स एंड वाई, बिकॉज दैट कैन नॉट बी स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जरूरी थोड़ी है कि हर बार जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए हो, ए की पावर एक्स हो सकता है, बी की पावर वाई हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? देखो ये तो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमने क्या देखा कि ये पावर्स की जगह ये पावर्स भी आ सकती है। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है। इसके बेसिस पे आप रेट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आप रेट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं।
तो रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे आप? कैसे लिखेंगे? बाय रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां तक तो सही है। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और यहां पर हमने लिखा था टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ही यहां पर आए, एक्स और वाई भी यहां पर आ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं टू द पावर ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, एक्स एंड वाई विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो आप देख रहे हो मैं कुछ याद नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को अप्लाई कर रहा हूं जो मेरा नॉलेज है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ एक्स एंड वाई, जो कि जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, कभी इक्वल भी हो सकते हैं और बी की, और कभी नहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक्स एंड वाई के कंसेप्ट को लेकर आते हैं। अब एक्स एंड वाई हमारी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज होती है। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सुनील भैया किस रिएक्शन में एक्स और वाई ए बी के बराबर होंगे, यानी कि रिएक्टेंट्स के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होंगे, और किस में नहीं होंगे। तो इसके लिए आप इस कंसेप्ट को समझो, इसके लिए आप सिंपल इस कंसेप्ट को समझो। जो भी रिएक्शन आपकी एक सिंगल स्टेप में हो जाए, जो भी रिएक्शन आपकी एक सिंगल स्टेप में हो जाए, उस रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो हैं आपके पास, वो आप डायरेक्टली रेट लॉ के अंदर लगा सकते हो। सीधी सी बात है। तो याद रखना, जो भी रिएक्शन आपकी एक सिंगल स्टेप में हो जाती है, उस रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। जो भी रिएक्शन एक स्टेप में हो गई, एलिमेंट्री रिएक्शन है, और इसके अंदर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी यहां पे जो आपके एक्स और वाई की वैल्यू है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर होती है। लेकिन कुछ रिएक्शंस मेरे दोस्तों ऐसी होती है जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, उसमें इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, जैसा आप ऑर्गेनिक में पढ़ते भी होंगे, एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है ना। तो कुछ रिएक्शंस हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स में होती है, जिन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। अगर एक स्टेप में हो गई तो एलिमेंट्री रिएक्शन, एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। इसके अंदर 100% वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि एक्सपेरिमेंट से आएगी। ठीक है ना। अच्छा, जो रिएक्शन आपकी मल्टीपल स्टेप्स में होती है ना, मान लो उसके अंदर 3 स्टेप्स है, तो पहला स्टेप बहुत तेज हो गया, दूसरा स्टेप स्लो हो रहा है, तो जो स्लो स्टेप हो रहा है वो एक्चुअल में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। वैसे नहीं होता, रिले रेस होती है तो एक तो बहुत तेज भाग रहा है, फिर एक आदमी मान लो धीरे भाग रहा है। रिले रेस में होता है ऐसे भाग के जाते हैं, मान लीजिए हाथ में एक डंडा है, वो देगा उसको, फिर वो भागेगा। तो आप जीतेंगे या हारेंगे कौन तय करेगा? जो धीरे भाग रहा है। अगर धीरे भाग रहा है तो आप हार गए। तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा याद रखना, द स्लोएस्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कंट्रोल्स द एक्चुअल रेट। जो सबसे स्लो स्टेप होगा, मान लीजिए 4 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, सेकंड स्टेप सबसे स्लो है, वही आपकी रेट डिटरमाइन करेगा रिएक्शन की। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, कामना करता हूं इजीली आपके दिमाग में इनको फ्लो करवा पा रहा हूं और आपको सारी बातें समझ में आ रही है। छोटी छोटी बातें मैंने करी, कहां से स्टार्ट किया? लॉ ऑफ मास एक्शन क्लास 11 से मैंने स्टार्ट करा। यह थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास था। अब इसी एक्सप्रेशन को मैंने यहां पे लिख दिया। इसके लिए एक्सपेरिमेंटली जब देखा तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो अगेन इसके जैसा आता है। अब इन 2 रिएक्शंस के लिए जब हमने ऑब्जर्व किया तो यहां पे एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है वो इससे अलग है। दैट मींस ये जो पावर्स हैं, जरूरी नहीं कि हर केस में ये दोनों बराबर हो। एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली जरूरी नहीं है बराबर हो। तो इसीलिए हम लोग डिफाइन करते हैं रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट इक्वेशन को, जो ये मेक श्योर करता है कि भैया एक्चुअल में जब वो रिएक्शन होगा तो रेस टू द पावर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होगा।
रेस टू दी पावर जो आपके पास है ना, ये कंसंट्रेशन के ऊपर जो रेस टू दी पावर है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई लिख देते हैं। अब एक्स और वाई जो है वो ए और बी के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रियल वैल्यूज पे बेस्ड है, याद रखना। रेट लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकलता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड होता है। दैट इज नॉट अ थ्योरेटिकल थिंग, इट इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। कामना करता हूं ये भी समझ में आया होगा। किस केस में, मान लीजिए थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल किस केस में सेम हो सकता है, जब आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन हो, यानी कि एक स्टेप में अगर रिएक्शन हो गई तो उस रिएक्शन में जो आप एक्स और वाई लिखेंगे वो ए और बी डायरेक्टली जो आपके पास रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो लिख देना, सेम होगा। लेकिन अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है, 100% आपका जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर नहीं होगी, या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी। ठीक है, चलो तो जल्दी से बताओ, इस सवाल का आंसर करो। अब देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर सही करते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं, जल्दी बताओ। Rate law for any reaction cannot be predicted by merely looking at the balanced chemical equation. That is theoretically but must be determined experimentally. तो रेट लॉ की अगर हम बात करेंगे, ये कहना चाहते हैं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लैंग्वेज उठा के लेके आया हूं। तो रेट लॉ किसी भी रिएक्शन का अगर हम देखेंगे तो वो कभी भी थ्योरेटिकली नहीं, वो हमेशा प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ट्रू और नॉट? 110% ये ट्रू है, 110% ये ट्रू है। स्वाधीन, आकाश, पार्थ, साक्षी, डेकेडेड, हे उदय, प्रियांश, भूमिका, ललित एंड विशाल। वेरी गुड मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कामना करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इजी है, इजी है, आराम से हो रहा है जी, आराम से हो रहा है। चलो ऑल राइट मेरे भाइयों और बहनों, मेरे छोटे भाइयों और मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहनों, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो एक बार आए भैया लिख दीजिए। मैं ये चैप्टर भी आपके लिए आसान बना दूंगा। कामना करता हूं क्लास 11th से जब आप आगे आ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि 11th में क्या पढ़ा था और 12th में क्या पढ़ रहे हैं। तो जो आपने 11th में एक्चुअल में पढ़ा था वो एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन था, अब आप पढ़ रहे हो प्रैक्टिकल, यानी एक्सपेरिमेंटली जो होगा। रेट लॉस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है, सॉर्टेड है। चलो एक बार आप सब लोग आपकी लीडर बोर्ड में जो रैंकिंग एक बार कमेंट करना, सारे के सारे मेरे जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं, प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, परिश्रम में अभी जो आपकी लीडर बोर्ड पे रैंकिंग आ रही है मेरे भाई और बहनों, एक बार आप कमेंट में लिख के बताना। और जेन्युइन, सच, झूठ नहीं। सुनील भैया को सच पसंद है, भैया को सच पसंद है। जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया, मजा आ रहा है। अच्छा 38, एक कह रहा मेरा 4 है, एक कह रहा 20, एक कह रहा 625, 99, 931, क्या बात है, एक 1776, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2400, अरे वाह, देखो कितना सच बोला, क्या बात है राजा बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे जीवन में ईमानदार रहिएगा, आपकी बस ईमानदारी टेस्ट करने के लिए करवाया। याद रखना बेटा, जितने जीवन में आप ईमानदार रहेंगे, आपको लगेगा कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे परेशान, संसार आपको बहुत दुखी करेगा, पर संसार के सबसे ऊपर क्या है, परमात्मा। परमात्मा आएंगे, है ना, और वो आपको बचाएंगे। ठीक है ना, तो आप ईमानदार रहना। जितने ज्यादा आप ईमानदार रहोगे, दुनिया उतना ही ज्यादा दुखी करेगी तुम्हें, पर तुम हारोगे नहीं, हारोगे नहीं, तुम जीतोगे। और ये तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है, क्योंकि मैं भी वैसा ही हूं। लोगों को लगता है झुंड बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे तो हरा देंगे। एक बात बताओ, शेर को कभी जानवरों का जो झुंड हरा सकता है क्या? नहीं हरा सकता ना। तो हर ईमानदार व्यक्ति एक शेर की तरह होता है। और कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों की कहावत है, नदी के एक किनारे पे अगर सारे जानवर हो तो मान लेना नदी के दूसरे किनारे पे शेर खड़ा है। तो ईमानदार व्यक्ति एक शेर की तरह होता है। और ये जो झुंड वाले लोग हैं, ये बेईमान हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, ये तुम्हें हराने की कोशिश करेंगे। तुम हारोगे नहीं, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। समझ गए? अर्जुन हारे थे क्या? अर्जुन हारे क्या?
सामने नारायणी सेना थी, दुर्योधन, भीष्म पितामह, सब एक से एक तोप। हारे क्या अर्जुन? हारे? भगवान कृष्ण साथ थे ना, जीते। ईमानदार रहना। सिंपल मॉरल ऑफ द स्टोरी, बी ऑनेस्ट इन लाइफ। जितने ऑनेस्ट रहोगे जिंदगी में उतने आगे जाओगे। जितनी बेईमानी करोगे सक्सेस तो मिल जाएगी, फिर वो सक्सेस जाएगी भी उतनी जल्दी से। देखा नहीं, लोग पैसा कमा लेते हैं दो नंबर के तरीकों से पैसा कमाते हैं, फिर एकदम से कोई एक्सीडेंट होता है, बिल्कुल एकदम कचुम्बर बन जाता है उनका, या उनके घर में उनके बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, या बीवी की तबीयत खराब हो जाती है, या उनको कैंसर हो जाता है, या उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है घर में। तो क्या है ये कर्म है। फिर आपको राइट नहीं है पूछने का, और हमारे साथ ऐसा क्यों? अरे तुम्हारे कर्म तो देखो, कर्म है खोटे और बोल रहे हो कि फिर क्यों है हम छोटे। अरे कर्म होंगे खोटे तो बनोगे छोटे, समझे? चलो, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर। अच्छा, मैं बताता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। आराम से समझेंगे, इजी समझेंगे, बहुत आसान टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा और हम इसको दिमाग में भी घुसाते जाएंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में अंदर घुस जाएगा। तो ये हमने रेट का एक्सप्रेशन लिखा, रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर वाई। ये मान लो कोई रिएक्शन हो रही होगी, उसके लिए हमने रेट एक्सप्रेशन लिख दिया। अब एक्स और वाई, सबसे पहला पॉइंटर आपका एक्स और वाई क्या है? तो एक्स और वाई हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हैं। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और मजे की बात है जीरो और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। अरे बाप रे, ये एक्स और वाई एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होती हैं। ये रिएक्शन के स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जो एक्स और वाई की वैल्यू है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल सब हो सकती है। और बाप रे, खतरनाक, ओपी भैया, ओपी, बहुत बढ़िया। अब इसका एक्चुअल में फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाई? इसका एक्चुअल मतलब क्या है? तो मैं इसको अपनी भाषा में सेंसिटिविटी फैक्टर कहता हूं। अब ये सेंसिटिविटी फैक्टर क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंसिटिविटी फैक्टर? सेंसिटिविटी फैक्टर का मतलब क्या होता है? यह बताता है हाउ सेंसिटिव द रेट इज टू द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। मतलब क्या है, थोड़ा अच्छे से समझाओ भैया। ये जो पावर है ना, ये जो एक्स और वाई है, ये एक्चुअली में किस चीज का मेजरमेंट है? दिस इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ कि मेरे भाई, अगर तुमने कंसंट्रेशन को चेंज किया, मान लो मैंने इसको 2 गुना किया तो ये 4 गुना हुई। तो 4 गुना क्यों हुई? क्योंकि यहां पे एक्स की पावर 2 था। समझो, जैसे मान लो मेरे भाई, इसको मैंने 2 गुना किया, तो रेट 4 गुना कैसे हो गया? रेट 4 गुना कैसे हो गया? ये तो 2 गुना हुआ था, तो 4 गुना कैसे हुआ? क्योंकि ये पावर क्या थी? 2 थी। तो यहां पर आप याद रखो, ये जो एक्स और वाई है, इनको सेंसिटिविटी फैक्टर कहते हैं। सेंसिटिविटी फैक्टर ये डिफाइन करते हैं कि भाई आपने कॉन्सेंट्रेशन को मान लो 2 गुना कर दिया, तो अगर रेट 4 गुना हो गया तो पावर क्या है? 2 है। मान लो आपने इसको 3 गुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो रेट 9 टाइम्स हो जाएगा। मान लो मैं यहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये पावर मेरे पास, इमेजिन करना, जस्ट इमेजिन, ये पावर मेरे पास 2 है, ठीक है ना? मैं इसको क्या करता हूं? 3 गुना कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? रेट 9 गुना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9। मैं इसको अगर 4 करता हूं तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा। तो ये एक तरीके से मेरे पास क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी फैक्टर, कि मेरी रेट में कितना परिवर्तन आएगा अगर कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाए। अगर ये 2 गुना हो गई, और ये अगर मैंने इसको 2 गुना कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन को, ए की कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस कर दिया, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो रही है, दैट मींस वो कौन डिफाइन कर रहा है? वो ये डिफाइन कर रहा है, क्योंकि ये पावर 2 है। पर मान लो ये पावर 1 होती, 1 होती, अगर मैंने इसको 2 किया तो ये भी 2 हो गई। पॉइंट यहां पर सिर्फ इतना है कि ये हमारे पास एक्स और वाई सेंसिटिविटी फैक्टर है, कि अगर हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ ए को चेंज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बदलेगा। समझ में आया? मान लो मैंने कंसेंट्रेशन ट्वाइस करी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया, मतलब सेंसिटिविटी फैक्टर 2 था। समझ में आया? तो ये एक तरीके से सेंसिटिविटी फैक्टर है, ये डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में रेट कितना बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना हुआ, लेकिन रेट 4 गुना हो गया। कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना करा, 3 टाइम्स ऑफ ए कर दिया, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुना हो गया। तो दैट मींस ये एक्स और वाई, यानी कि जो सेंसिटिविटी फैक्टर है, ये डिफाइन कर रहे हैं कि एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा।
तो इसी सेंसिटिविटी फैक्टर को हम लोग ऑर्डर भी कहते हैं। सो दीज सेंसिटिविटी फैक्टर्स जो कि एक्सपेरिमेंटली निकले हैं, थ्योरेटिकली नहीं, जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाले हैं, एक्सपेरिमेंट की मदद से निकाले हैं, ये सेंसिटिविटी फैक्टर्स, अगर मैं एक्स की बात करूं तो इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्स है। वाई के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, क्या है बताइए, वाई के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सॉरी बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वाई है। तो ये हो जाएगा ए एंड ये हो जाएगा हमारे पास बी, ठीक है ना। सो एक्स इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आ रही है जी, समझ में आ रही है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, जितना ज्यादा मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है क्या। जैसे मान लो मैं बोलता हूं ये पावर मेरी 3 है, अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाया तो ये कितना हो गया, 27 टाइम्स मेरी रेट बढ़ जाएगी रिएक्शन की। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये सेंसिटिविटी फैक्टर है। मैंने कॉन्सेंट्रेशन को मान लो 3a कर दिया और ये पावर मेरी 3 है, तो एक्चुअल में मेरी रेट कितनी हो जाएगी, 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 27 टाइम्स मेरी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो हैं, अगर मैं इस x की बात करूं और y की बात करूं, तो ये मेरे सेंसिटिविटी फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में कितना बदलेगा जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को चेंज करता हूं। इसको 2 गुना करा, अगर ये 4 गुना हो गया मतलब ये 2 है। तो ये सेंसिटिविटी फैक्टर है। इसी को ही सरल भाषा में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द सेंसिटिविटी फैक्टर। समझ में आ गया जी। अब आपसे किसी ने पूछा ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा, तो एन जो हो जाएगा ओवरऑल रिएक्शन का रेट हो जाएगा। तो ये हम कैसे निकालते हैं, ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट होता है ये क्या है, सॉरी नॉट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, माफी चाहूंगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एक्स जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं पूरी रिएक्शन का आपसे ऑर्डर पूछूं तो आप कुछ मत करना, इन दोनों को ऐड कर देना। ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हैं इनको बस ऐड कर देना। सो दिस विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, मतलब 1.5, 2.5, 3.5 कुछ भी हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा 0, 1, 2, 3 और इवन फ्रैक्शन, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल होती है हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। कामना करता हूं ये बात समझ में आई होगी जी। अब इसमें हमारे पास 3 टर्म्स आते हैं और वो 3 बेसिक टर्म्स क्या है, जैसे कि 3 बेसिक टर्म्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है 0 ऑर्डर, फिर है फर्स्ट ऑर्डर और फिर है सेकंड ऑर्डर। मतलब यहां पर सबको सम करने के बाद 0 आना चाहिए, सबको सम करने के बाद 1 आना चाहिए, सबको सम करने के बाद 2 आना चाहिए। सिंपल। तो अगर मेरे पास यहां पर 0 आ रहा है, मेरे राजा बेटा 0 आ रहा है मेरे पास, तो मैं मान के चलता हूं a की पावर 0 और b की पावर 0 है। a की पावर 0 यानी 1, b की पावर 0 यानी 1, 1 इंटू 1 इंटू के। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, दैट इज द 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है मेरे राजा बेटा, कि जो आपकी सेंसिटिविटी फैक्टर्स यानी कि x और y है, ये सब आपके पास एक्चुअल में 0 है। तो जो रेट का एक्सप्रेशन बन जाएगा दैट इज ओनली इक्वल टू के। यानी हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही होगी? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नहीं कर रही होगी सुनील भैया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इसी को अगर मैं एक्सप्लेन करके आपको ये चीज समझाता हूं, ध्यान से देखो। तो मैं बोलता हूं रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर 0। तो यहां पर मेरे पास ऑर्डर क्या आ रहा है, 0 प्लस 0 विल बी 0। इतना तो मानते हो, इतना तो आप दिमाग लगा सकते हो भाई। एक्स और वाई को ऐड करने पे 0 आ रहा है,
दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा, तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल्स टू के, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन, यहीं से एक्सप्रेशन आया होगा, है ना, यहीं से ये एक्सप्रेशन आया होगा, इसको उल्टा लिख देते हैं, यहीं से एक्सप्रेशन आया होगा, इसके बाद ही आया होगा। यानी कि यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शन में रेट जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आपसे पूछा गया कि ये किस रिएक्शन के लिए ट्रू है, तो याद रखना ये किसके लिए ट्रू है, दैट इज ट्रू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी क्या बात है, ठीक है बेटा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखिए यहां पर क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू भी क्या है, 0 है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। इसका सरल मतलब यह है कि रेट इज इक्वल टू के, यानी कि जो रेट है दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन देम, ठीक है। चलो अब ऐसे ही अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर आती है, तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यह हो सकता है एक रिएक्टेंट हो तो ए की पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं ऐसे मान लेता हूं, चलो ऐसे मान लेता हूं, मैं बोलता हूं कि जो मेरे पास रेट है दैट इज इक्वल्स टू के ए रेज टू द पावर 0.5 बी रेज टू द पावर 0.5, ठीक है। तो x और y को ऐड करने पे 1 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या मैं मानता हूं कि एक ही रिएक्टेंट है मेरे पास, एक रिएक्टेंट है मेरे पास बस, या तो आप ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो। अगर 2 रिएक्टेंट है तो ये मैं मानता हूं इसकी पावर 0.5 है, इसकी पावर 0.5 है, मतलब सम करने पे 1 आना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज जो है उनको ऐड करने पे 1 आना चाहिए, समझ रहे हो आप मेरी बात। यहां पे x और y को ऐड करा तो 0 आ रहा था हमारे पास, है ना। यहां पर अगर मैं x और y को ऐड करता हूं, n इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर मैं n को देखूं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 1। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। या फिर एक ही रिएक्टेंट मान के चलता हूं, एक ही रिएक्टेंट है तो उसके ऊपर जो पावर है 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये किस तरीके की रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। सीधी सी बात है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर एक रिएक्टेंट है, ओनली 1 रिएक्टेंट है, तो अगर इसकी पावर 1 है ना, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अगर ये 2 गुना होगा तो रेट 2 गुना होगी, अगर ये 3 गुना होगा तो रेट 3 गुना होगी। भैया इसको 2 गुना करेंगे तो रेट 4 गुना नहीं होगी, नहीं, अरे पावर तो 1 है ना, इसको 2 करोगे तो रेट भी 2 गुना होगी, 3 करोगे तो रेट भी 3 गुना होगी, 4 करोगे तो रेट भी 4 गुना हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो तुम चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक रिएक्टेंट मान के चलोगे तो ऐसे लिख सकते हो, और अगर 2 रिएक्टेंट मान के चलोगे तो ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है, तुमको सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है बाबू। चलो ओनली 1 रिएक्टेंट, अगर मैंने एक रिएक्टेंट मान के चला है तो मैं ये चीज लिख सकता हूं, एक रिएक्टेंट मान के चला तो ये डेफिनेशन मेरी बिल्कुल सही है। ऑल राइट, आगे चलते हैं बेटा, इसकी बात करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब मैं 2 मान के चलता हूं कि 2 रिएक्टेंट है, तो ये मैं मानता हूं के ए रेज टू द पावर 1 बी रेज टू द पावर 1, तो n क्या हो जाएगा, n विल बी x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2। तो सीधी सी बात है, यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में हो जाएगी हमारे पास 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2। इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1। छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए मेरे दोस्तों, कामना करता हूं समझ में आ रही होगी। तो यहां पर अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हमारे पास क्या है, x की पावर 1 है और y की पावर भी मतलब x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 1 है, यानी a की पावर 1 और b की पावर 1, यानी x और y हमारे पास 1 और 1 है। तो n यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज x प्लस वाई, दैट इज 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2। या तो ऐसा मान लो, या तुम बोलोगी सुनील भैया, तुम बोलोगे सुनील भैया हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है, तो जो एक ही रिएक्टेंट है हमारे पास तो उसकी पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी सीधी सीधी बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई प्लस जेड करके निकालो, या ओवरऑल बस x की वैल्यू 2 आ रही, कुछ भी है, बस
ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आना चाहिए 2 आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करने से 2 आए या सिर्फ एक 2 लिखा हुआ है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आए, कैसे भी आए, एक रिएक्टेंट की पावर हमारे पास जो है वो बेसिकली 2 है, दैट मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। 2 रिएक्टेंट है, एक की पावर 1 एक की पावर 1, ऐड करने पे 2 आए, कैसे भी आए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब ये हमको क्या बोलता है, अगर हम एक रिएक्टेंट मान के चलते हैं, अगर मैंने इसको ट्वाइस कर दिया कॉन्सेंट्रेशन को, तो ट्वाइस करने से क्या होगा, ये स्क्वायर हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है तो स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, और अगर हम एक से ज्यादा मान रहे हैं तो डायरेक्टली इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू कंसंट्रेशंस। कैसे भी समझो, सिंपल सी बात यह है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के बाद जो हमारे पास एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। ये पावर 0 थी तो n इज इक्वल टू 0 था, ये पावर्स 0.5 मैंने मान ली जस्ट एग्जांपल, तो n इक्वल टू 1 आ गया। ये पावर्स 1 मैंने मान ली तो n इक्वल टू 2 आ गया। तो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस चीज में अगर मैं मानता हूं एक रिएक्टेंट है, एक की पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक रिएक्टेंट है उसकी पावर 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तब भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से समझाएं, सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब यह है कि जो आपके पास एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन हुई हुई वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, उनका सम किसी भी तरीके से अगर 0 आया तो 0 ऑर्डर, सम अगर 1 आया तो फर्स्ट ऑर्डर, सम अगर 2 आया तो सेकंड ऑर्डर, खत्म। बस इतना ही बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फंडा यहां पे लगता है। ठीक है, चलो अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे थोड़ा सा रेट कांस्टेंट के बारे में भी हमको समझाइए। रेट कांस्टेंट एक्चुअल में क्या है, क्या कर रहा है, कुछ बताया नहीं आपने रेट कांस्टेंट के बारे में, तो मैं समझाता हूं रेट कांस्टेंट क्या होता है। रेट कांस्टेंट को छोटे के से हम लोग दिखाते हैं। छोटा के जो होता है रेट कांस्टेंट होता है। ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना। जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है, ये देखिए आपने यहां पर जब रेट लॉ को लिखा था तो दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन कहां से स्टार्ट हुआ होगा, द एक्सप्रेशन वुड बी लाइक रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड टू द पावर एक्स एंड वाई। ऐसे ही हुआ होगा ना, यही हुआ होगा। इसको फर्दर आपने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाया, इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया। तो ये जो के है दैट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन द रेट लॉ दैट रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, एक्चुअल में किसको रिलेट करवाता है, रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को रिलेट करवाता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of concentration of reactants raised to the power of x and y that can or cannot be equal to the stoichiometric coefficients of the reaction। तो एक्चुअल में ये रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को रिलेट करवाता है हमारा रेट कांस्टेंट। अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, टेंशन मत लेना, बिल्कुल एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसकी वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू मैं आपको आगे चल के क्लियर करता जाऊंगा, धीरे धीरे आपको आगे चल के क्लियर होगा। इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और कैटालिस्ट। एरिनियस इक्वेशन हम पढ़ेंगे, वहां पे आपको क्लियर होगा। तो के की जो वैल्यू हमारे पास है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या कैटालिस्ट पे डिपेंड करती है। कैटालिस्ट हमारे पास एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है बिना उसमें पार्टिसिपेट किए हुए। क्लास 10th में आपने मेरे से पढ़ा है, क्लास 11th में आपने मेरे से ये चीज पढ़ी है, धीरे धीरे हम आगे ये चीज पढ़ेंगे। तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है, के की वैल्यू, वो तापमान पे और कैटालिस्ट पे डिपेंड करती है। तीसरा पॉइंटर, अगर के की वैल्यू लार्ज है तो रिएक्शन हमारी फास्ट है। अरे सीधी सी बात है राजा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, अगर इसकी वैल्यू बड़ी है तो दैट इज इक्वल्स टू रेट, राइट। जितना के का वैल्यू बड़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, रेट इज इक्वल्स टू के। तो ये वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी ना। तो हम इससे भी पता कर सकते हैं अगर के का वैल्यू हमारे पास स्मॉल है तो रिएक्शन जो होगी वो स्लो होगी। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो रेट कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है रेट लॉ के अंदर,
किसको रिलेट करता है? रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को रिलेट करता है। दूसरा टेम्परेचर और कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है। के की वैल्यू जितनी बड़ी होगी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, जितनी इसकी वैल्यू स्मॉल होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी स्लो होगी। अब इसकी यूनिट क्या होती है? आइए मैं आपको एक फॉर्मूला सिखा दूं। बच्चों को याद करने में बड़ा दिक्कत होता है, याद करना ही नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्लास 11th में वैसे मैंने आपको उदय बैच में डिराइव करवाया था, लेकिन अभी फिर करवा देता हूं। आ जाओ, आइए मैं आपको ये रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है इसको डिराइव करवाता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी, आइए मैं आपको डिराइव करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो रेट इज इक्वल्स टू के concentration of A raised to the power X times the concentration of B raised to the power Y। मैं 2 रिएक्टेंट मान रहा हूं, आप 3 मान लो, 4 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम आएगा, मैं अभी बताऊंगा। तो K की यूनिट निकालनी है, तो K की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर X टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर Y। तो K इज इक्वल्स टू, रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हमारे पास रेट की यूनिट होती है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास क्या है? कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी है, तो हम इसको बोलेंगे मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर X, और ये भी हमारे पास क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर Y। क्या बात है, बहुत मस्त बात है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, तो मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर X, मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर Y। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इतना समझ में आया? जी समझ में आया। इधर आ जाइए फटाफट से, आगे समझते हैं इस चीज को। अब देखिए हमारे पास ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन, ये दोनों सेम है, देखिए सेम बेस है, तो क्या हो जाएगा? ये सेम बेस है, तो पावर्स क्या हो जाएगी हमारे पास? ऐड हो जाएगी। सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगी राजा बेटा? ये सेम बेस है ना, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। इसी चीज को आप फर्दर कैसे लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स हमारे पास, मोल लीटर इनवर्स और x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या होता है? यानी जब इन पावर्स को हम ऐड करते हैं तो दिस गिव्स अस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट? तो n यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो इसीलिए मैंने बोला, मान लो आप 3 रिएक्टेंट लो, 4 लो, 1 लो, ये जो पावर्स का एडिशन होगा या एक ही पावर होगी, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना? हाँ, तो ये हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पे हम करेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर n। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, यानी इसको मैं मानता हूं इसकी पावर 1 है पूरे की इसकी, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर -n, यानी ये जो है ऊपर चला गया, तो मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर 1, मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर -n टाइम्स सेकंड इनवर्स। सेम बेस है, सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। बस खत्म बात। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे? यूनिट्स को निकालेंगे। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट्स आ जाएगी। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। व्हाट इज n? n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हर तरीके की रिएक्शन के लिए एक हमारे पास अलग यूनिट आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। n की वैल्यू जैसे जैसे आप डालेंगे वैसे वैसे आपकी यूनिट जो है चेंज होती जाएगी। क्या बात है भैया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो देखिए अलग अलग ऑर्डर्स के लिए हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं इसकी यूनिट। फॉर्मूला याद रखना है, मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। याद रखना है फॉर्मूला, क्या बोला मैंने? मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स।
ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए ऑर्डर यानी कि हमारे पास n की वैल्यू दे रखी है 0, 1 और 2। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर क्या है 0, 1 और 2। अगर ऑर्डर 0 है तो 0 ऑर्डर, ऑर्डर 1 है तो 1, ऑर्डर 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वैल्यूज को प्लेस करेंगे फॉर्मूला में, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 होता है, तो यहां हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहां पे जो यूनिट हो जाएगी हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, जो हमारे पास यूनिट हो जाएगी किसकी, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इतना तो आप भी समझ रहे हैं कि यूनिट ऑफ के इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और आप बड़े ही समझदार व्यक्ति हैं सारे के सारे मेरे राजा, ये एक्सप्रेशन देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो के की यूनिट होगी वही तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी वही तो के की यूनिट होगी, बिल्कुल सही है। जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी वही तो के की यूनिट होगी, बिल्कुल सही बात है। ये देखो राजा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यूनिट हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अगर मैं n का वैल्यू मेरे राजा 1 डाल दूं, n का वैल्यू 1 डाल दूं, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स। कुछ भी याद नहीं करना है, प्योरली लॉजिक लगा रहा हूं, कुछ याद मुझे खुद नहीं है, मैं तो खुद फॉर्मूला को लॉजिक लगाऊंगा और बस उसको सॉल्व करता जाऊंगा। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो ये एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पे यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी। यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी। कामना करता हूं छोटे भाई बहनों को यह बात समझ में आ रही है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि ये जो है यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर तब होती है जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेकंड इनवर्स हमारे पास यूनिट हो जाएगी। अच्छा, अगर हम लोग यहां पर 2 लगा दे तो 2 लगा के देखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर -1 सेकंड इनवर्स। ये पावर आ जाएगी हमारे पास, -1 आ जाएगा, बिल्कुल। -1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स -1 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना होता है, +1 होता है, टाइम्स सेकंड इनवर्स। समझ में आया बेटा, क्लियर है बेटा, यही होगा इसका आंसर। समझ में आया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल की पावर -1, -1 इंटू -1 1 होता है सेकंड इनवर्स। मोल इनवर्स लीटर रेज टू द पावर 1 सेकंड इनवर्स। तो ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये आपको छोटी सी बात समझनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। ये छोटी सी बात सभी मेरे प्यारे दोस्तों को, सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है। एक बार फटाफट से यहां पे आए 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 लगा देंगे मेरे दोस्त, सारे के सारे फटाफट से एक बार आए लगा देंगे, जल्दी से आए लगा देंगे। मजा आना चाहिए आप लोगों को, बस एंजॉय होना चाहिए कि हाँ यार सुनील भैया ने हमें जो सिखाया एकदम हमारे दिमाग में सॉलिड बैठ रहा है। ठीक है, फटाफट से बता देंगे, जल्दी से बता देंगे, फटाफट से बता देंगे, जल्दी से बता देंगे फटाफट से व्हाट इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद हम लोग ये सवाल सारे के सारे सॉल्व करेंगे, ये सारे के सारे सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, हाँ क्लियर है। एक भाई कह रहा अरे अरे भैया ये आपने गलत डिराइव कर दी। अच्छा, ये गलत डिराइव कर दी। अच्छा बेटा तूने क्या याद कर लिया है, लीटर पहले लगा दे, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स बाद में लगा दे, एक ही यूनिट है, कोई अलग नहीं है, सेम यूनिट है। समझ गया, हाँ। मैं बताऊं तूने कैसे याद किया, तूने इसको ऐसे याद कर लिया है, इस फॉर्मेट में याद कर लिया है। तो ये जो फॉर्मेट है ना बेटा, वो यही है, यही है। समझ में आ गई बात। ठीक है आदित्य बेटा पढ़ाई कर ले, क्यों फालतू की बातें कर रहा है, क्यों फालतू स्पैम करने में लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। चलो
अब फटाफट से लगाते हैं हम लोग, एनसीईआरटी के ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के ज्यादा से ज्यादा सवाल हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे यहां पे फटाफट से। अच्छा, आपके डीएचएस के अंदर मैं थोड़े से चेंजेस करवाऊंगा। लास्ट क्लास के अंदर जो डीएचएस थे और इस क्लास में जो डीएचएस थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम लोग करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स कवर नहीं हो पाए थे, तो डीएचए में चेंजेस आपको मिल जाएंगे। तो परेशान मत होना, 1-2 दिन लगेगा, आपका डीएचए के अंदर जो चेंजेस है वो हो जाएंगे। टेंशन मत लेना, परेशान मत होना, वो चेंजेस हम करवा देंगे, ठीक है। चलो, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल 3.3, आइए इसको करते हैं। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन दिस। आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास कैसे निकलता है, देखिए हमको पता है ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होता है, x प्लस वाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/2, तो यह हमारे पास हो जाएगा 4/2, तो हमारे पास आ जाएगा n का वैल्यू 2, ठीक है ना। 1/2 प्लस 3/2 सेम बेस है, ऐड हो जाएगा 4/2, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास था पहला। बात करेंगे दूसरे की, n इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। x हमारे पास कितना है बेटा, ये है 3/2, ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 2/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसी हो जाएगी, इसको बोलते हैं हाफ ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा पहले वाला, और ये वाला हो जाएगा हाफ ऑर्डर रिएक्शन। मेरे छोटे भाई बहन समझ पा रहे हैं जी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, है ना। चलो, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का सवाल नंबर 3.3 है ये। फॉर अ रिएक्शन A plus B will gives the product, the rate law is given by this, what is the order of the reaction। अब इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, we know that n is equals to x plus y, here we have x and then we have y, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 1/2 प्लस 2, तो यहां पर 1 प्लस 4/2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 2.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.5, यानी कि फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, 2.5 है ना, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है बेटा। चलो आगे चलेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल 3.4 को सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द रेट कॉन्स्टेंट्स। आपके पास रेट कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, आपको रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। अब आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, लेकिन आप कैसे निकालेंगे कि किस प्रकार की रिएक्शन है मेरे भाई, ये यूनिट से आप आइडेंटिफाई करेंगे, यूनिट से आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये है हमारे पास सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स आ रहा है, इसका मतलब ये किस प्रकार की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब एक बच्चे ने जिसने याद कर रखा था, मेरे राजा तूने इस फॉर्मेट में याद किया, इसका मतलब नहीं कि ये गलत है। मोल इनवर्स लीटर रेज़ टू द पावर 1 सेकंड इनवर्स, ये देख मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स लीटर। तो ये यूनिट देख के दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। बस ऐसे बड़े सरल सरल से प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना भाई। जीरो ऑर्डर कौन लिख रहा है भाई, अरे दादा जीरो ऑर्डर क्यों होगा, अरे भाई जीरो के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब यहां पे आप देखो, इसको इससे कंपेयर करो, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स, तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए। देखो बाबू ध्यान से देखो इसको, समझ में आया। तो सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगला एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज का सवाल है, क्या कह रहा है, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट्स। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, ये वाली रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। तो हमको यहां पर रेट दे रखा है, रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब एक ही है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2। यहां पे है H2O2 की पावर 1 और आयोडाइड की पावर 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे n = 2 हो जाएगा, यहां पे n = x + y इज इक्वल टू कितना आएगा 2। सीधी सी बात है, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 ही आएगा। ये 3/2 है, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितना हो जाएगा 3/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1.5।
और यहां पे क्या है, C2H5Cl का रेस टू द पावर 1 है, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, इधर 2 है तो 2 हो गया, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 3/2 यानी 1.5, यहां पे हो जाएगा 1। ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट हमारे पास होती है, या तो आप फॉर्मूला से निकाल लो, भैया मुझे तो याद नहीं है, अगर याद नहीं है मेरे राजा तो तुम फॉर्मूला से निकाल सकते हो ना, मोल लीटर इनवर्स रेस टू द पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया तो है, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकंड इनवर्स। कोई भी रिएक्शन की यूनिट निकालनी है, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, मोल लीटर इनवर्स रेस टू द पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, सिंपल, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं यह फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लगा देता हूं। अब देखो, अगर यहां पर मोल लीटर इनवर्स 1 - 2 करूंगा, 1 - 2 करूंगा, मोल लीटर इनवर्स 1 - 2 करूंगा, तो ये -1 हो जाएगा ना, 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो राजा मोल -1 लीटर, -1 क्रॉस -1 कितना होता है, +1 होता है, टाइम्स सेकंड इनवर्स। अरे भाई n की वैल्यू 2 डालिए तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1, -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और सेकंड इनवर्स आया। फिर ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स। अब 1.5 आ रहा है, तो 1 - 1.5 कितना होता है, 0.5, माइनस का 0.5 माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल की पावर -0.5 लीटर, -1 इंटू -0.5, तो क्या हो जाएगा, +0.5 हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे देखिए, इधर इस वाले के लिए मैंने क्या किया, मोल लीटर इनवर्स 1 - 1.5, 1 - 1.5, n की वैल्यू 1.5 है, तो 1 - 1.5 सेकंड इनवर्स। समझ रहे हैं? मोल लीटर इनवर्स 1 - n, n कितना है 1.5, 1.5 डाल दिया, तो राजा यहां पे क्या हो गया, ये हो गया सुनील भैया मोल लीटर इनवर्स माइनस का 0.5 सेकंड इनवर्स। अब माइनस के 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल -0.5, यानी मोल रेस टू द पावर -0.5 लीटर की पावर -1 इंटू -0.5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स का सेकंड इनवर्स आ जाएगा। सीधी सी बात है, सिंपल है। अच्छा, अगर n की पावर हमारे पास 1 होगी तो क्या होगा, 1 - 1, 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो कामना करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलो, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन इफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड और रिड्यूस टू हाफ। जल्दी से करके बताओ अब देखिए, जल्दी से बताइए आप मुझे ये सवाल, जल्दी से बताइए। अ रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट है, तो यानी कि वो ये कह रहा है कि जो रेट हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर 2। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, ये है ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि पावर 2 है। भाई अ रिएक्टेंट मतलब एक रिएक्टेंट है, मान लेता हूं ए है, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी तो सेकंड ऑर्डर कहलाएगी, है ना। तो अब मेरे राजा, अगर मैं पहले वाले केस में क्या करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि ये जो मेरे पास रेट है इसको मैं R1 मान लेता हूं, तो R1 इज इक्वल्स टू के, ठीक है, ये R1 है। अब मैं यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, मैं यहां पे क्या कर देता हूं, डबल कर देता हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको मैं R2 मान के चलता हूं, R2 इज इक्वल्स टू के, इसको मैंने डबल कर दिया, क्या कर दिया राजा, डबल कर दिया, इसको मैंने डबल कर दिया, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डबल करने से अभी ये इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, दैट इज R2। यानी कि R2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये चीज मेरी R1 के बराबर है, तो 4 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि यही काम तो हमारा सेंसिटिविटी फैक्टर करता है। आपने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। अगर आपने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया,
आपकी कॉन्सेंट्रेशन को आपने क्या कर दिया है, ट्वाइस कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस किया लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिविटी फैक्टर है जो यहां पर डिफाइन करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना बदलेगा। कॉन्सेंट्रेशन तो तुमने इसकी 2 गुना कर दी, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर्ड था इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई। इसलिए हम इसको सेंसिटिविटी फैक्टर या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। समझ रहे हो जी? तो क्या हो जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया लेकिन ये स्क्वायर्ड हो गया, तो क्या हो जाएगा 4k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। ये वाला पार्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज R1। तो 4 टाइम्स ऑफ R1। अच्छा, दूसरा आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। रिड्यूस टू हाफ। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है इसको बेसिकली मैं क्या कर देता हूं, हाफ कर देता हूं, 1/2 कर देता हूं। ठीक है, तो 1/2 करने का मतलब क्या है कि a दैट इज k, ये हो जाएगा a बटे में 2 का a बटे में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा R3 इज इक्वल्स टू k a स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा 4, तो यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं 1/4। 1/4 हो जाएगा जी। तो 1/4 अब ये किसके बराबर हो गया, R3 इज इक्वल्स टू 1/4, और ये क्या है, R1 है, 1/4 ऑफ R1। यानी कि इनिशियल जो आपकी रेट है उससे क्या हो जाएगा, 1/4 कम हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर हाफ कर दिया तो ये हो जाएगा a²/4, यानी कि रिएक्शन जो है 1/4 टाइम्स घट जाएगी। तो यहां पे आप लिख सकते हो, इधर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो रिड्यूस्ड बाय 1/4, इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। ठीक है, 1/4 हो जाएगी, यहां पे 4 गुना हो जाएगी। अगला एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.9। अब देखिए, इसमें एक बढ़िया चीज आपको और बताता हूं। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। फर्स्ट ऑर्डर इन ए का मतलब है कि इसकी पावर 1 है, और सेकंड ऑर्डर इन बी का मतलब है कि इसकी पावर क्या है, 2। यानी अगर मैं एक्सप्रेशन को लिखता हूं तो रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर 2। ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है। अब ये बोलता है, सबसे पहली चीज बोलता है कि आप इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो। अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये रेट है ना, इसको मैं इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिख सकता हूं, इसकी माइनस dr/dt लिख सकता हूं। अगर किसी ने आपसे पूछा कि यू हैव टू राइट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कैसे बताओगे कि एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt में जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है दैट इज चेंजिंग बाय स्मॉल अमाउंट dr। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटती है तो R2 माइनस R1 नेगेटिव आ जाता है, उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस dr/dt इज इक्वल्स टू k a रेज टू द पावर 1 b रेज टू द पावर 2। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दूसरा आगे चलेंगे, हाउ इज द रेट इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना कर दूं तो क्या होगा। लेट सपोज अगर मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना कर दूं तो बेसिकली क्या होगा, बी की कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना कर दूं तो यहां पर क्या होने वाला है, लिखकर देखते हैं, लिखकर देखते हैं। मान लेते हैं कि ये बेसिकली मेरे पास R1 था, R1 इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर 2। मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को 3 गुना कर रहा हूं तो यहां पर मैं मानता हूं कि न्यू रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या होगा। ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को मैं यहां पर 3 गुना कर रहा हूं, 3 टाइम्स कर रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को मैं 3 गुना कर रहा हूं
तो जो नया रेट ऑफ रिएक्शन आएगा R2 इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू द पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B यानी कि 3B रेस टू दी पावर 2। आपने B को 3B कर दिया तो B को 3B करने से इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो R2 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू दी पावर 1, 3 का स्क्वायर होता है 9 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ K A रेस टू दी पावर 1 B रेस टू दी पावर 2। Now this is what? This is R1. तो R2 is equals to 9 times of R1, यानी कि ओरिजिनल रेट से 9 गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। छोटे छोटे सवाल हैं, काम ना करता हूं, समझ में आ रहे होंगे। इनिशियल हमने क्या लिखा, इससे बोला फर्स्ट ऑर्डर इन ए यानी कि इसकी पावर 1, सेकंड ऑर्डर इन बी इसकी पावर 2, ये हमारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसने बोला बी को 3 गुना कर दिया है, तो 3 गुना कर दिया है तो 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 9b का स्क्वायर। अगर ये 9 को आगे ले आऊं तो ये एक्सप्रेशन आपको सिमिलर टू किसके जैसा दिखता है, R1 के जैसा दिखता है, ये रहा। तो 9 टाइम्स ऑफ R1। क्लियर है भाई? बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखो अगला सवाल करते हैं, हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशंस ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। देखिए फटाफट से करते हैं इस चीज को भी, ठीक है। आ जाओ मेरे दोस्तों, फटाफट से आ जाओ। हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। अगर मैं ए और बी दोनों को ही डबल कर दूं, मेरा कहने का यानी ये सवाल के कहने का मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो ट्वाइस हो गई है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है वो भी आपने ट्वाइस कर दी है। तो जो नई रेट आएगी, मैं मान के चलता हूं R3 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, न्यू रेट है R3 मान के चलता हूं, दैट इज के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है हमारे पास ट्वाइस हो गया है रेस टू दी पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी हमारे पास ट्वाइस हो गया रेस टू दी पावर 2। तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा के, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, ए रेस टू दी पावर हमारे पास 1, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, बी रेस टू दी पावर 2, 4 2 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 के ए रेस टू दी पावर 1 एंड बी रेस टू दी पावर 2। नाउ दिस इज अगेन इक्वल टू R1, ये हमारे पास फिर से R1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू R1, तो 8 टाइम्स ऑफ R1 दैट इज R3। तो जो न्यू रेट हमारे पास आएगा दैट इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द इनिशियल रेट। तो कामना करता हूं ये सारे सवाल मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारे भाई बहनों को समझ में आ रहे हैं। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन समझ में आया, आपने ये नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखा है, बस यहां पर आपने क्या कर दिया है माइनस चेंज। अब ये माइनस क्यों लगाया था हमने, क्योंकि हमें पता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt अगर हम बात करते हैं तो वो एक नेगेटिव वैल्यू आती है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस dr/dt इज इक्वल्स टू दिस, ये हमारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपने इसको 3 गुना कर दिया था तो यहां पे 3b का स्क्वायर यानी कि रिएक्शन 9 गुना हो जाएगी, इन दोनों को डबल कर दिया यानी कि रिएक्शन कितनी हो जाएगी 8 टाइम्स हो जाएगी। ऐसे सरल सवाल आपके पास आएंगे और आपको करने आने चाहिए, ठीक है। अब इस सवाल को देखते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सवाल नंबर 3.10। अच्छा चलो, यह सवाल एक होमवर्क दे दूं, ये एक सवाल होमवर्क दे दूं, एक सवाल तुम्हारा होमवर्क, थोड़ा अच्छा सवाल है और एग्जाम में ऐसे लॉग की वैल्यूज तुमको गिवन होती है, ठीक है। इसमें तुमको लॉग की जरूरत पड़ेगी, लॉग की वैल्यूज तुमको एग्जाम में गिवन होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हमारे पास होमवर्क और ये डन, ठीक है भाई। चलो, तो यहां पर मैं कामना करता हूं कि हमने काफी सवाल आज किए हैं और आपको काफी मदद हुई होगी कि भैया एनसीईआरटी के सवाल हमसे हिल रहे हैं और एनसीईआरटी के सवाल हमसे बन रहे हैं। अगर आपको, अरे नॉटी बॉय, तुमको किसने बुलाया, चलो तुम आ जाओ, ठीक है। तो एक बार आए भैया लिख देंगे सारे के सारे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, सारे के सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, जल्दी से एक बार लिख देंगे आए भैया, फटाफट से एक बार लिख देंगे आए भैया, कि समझ में आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। भूख लग रही है, बिल्कुल बिल्कुल आपको भेजते हैं, आप खाना खाइए, मैं भी घर जाऊंगा, काफी लेट हो गए हैं आज, ठीक है। चलिए ऑल राइट, तो आपको आपका होमवर्क मिल चुका है।
अब आप लोग इस होमवर्क को सॉल्व करना, ठीक है। बड़ा ही सरल सा लेक्चर था, बड़ा ही सरल सा चैप्टर है, आराम से मजे से पढ़ेंगे और जल्दी से अगले हफ्ते तक हम खत्म करेंगे। इस वीक ही हो जाता, बट इस वीक अब ऑर्गेनिक की क्लासेस भी होंगी। नेक्स्ट वीक आई थिंक मैम लीव पर है, तो मैं सारी क्लासेस ले लूंगा और चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। नो वरीज, हमारा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुका है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। हम बिल्कुल टाइमली चल रहे हैं, हमारा फिजिकल और ऑर्गेनिक साथ में चल रहा है। फिजिकल अभी खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक हमारा चलता रहेगा, तो आपका काम बिल्कुल ऑन टाइम है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज के इंसानियत ज्ञान में बस यही कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो मैंने कर्म ट्रैकर बनाने के लिए बोला था वो बना रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं। अगर आप किसी और रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं तो बिल्कुल वहां जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। मैं भी फॉलो करता हूं, आप भी फॉलो कर रहे हैं, बढ़िया, बहुत मजा आएगा। और वैसे भी देखो दोस्तों, आध्यात्मिक संसार की उपलब्धियां ही मैटर करेगी, ध्यान रखना। जितना ज्यादा अध्यात्म से जुड़ोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है। तुम भौतिक संसार में कितने भी बड़े बन जाओ, याद रखना तुम वो चीज अपने साथ नहीं लेके जाओगे। तुमने बोला कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, आईएएस ऑफिसर बनूंगा, पॉलिटिशियन बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, सीएम बनूंगा, जो बनना है बनो। जब आप इस संसार से जाएंगे, आप इनमें से कोई भी उपाधि, कोई भी लोग साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आध्यात्मिक संसार की उपलब्धियां ही सब कुछ है। भौतिक संसार की उपलब्धियां यहीं मिलती है और यहीं खत्म हो जाती है। भौतिक संसार के लोग भी यहीं मिलते हैं, यहीं खत्म हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक संसार की उपलब्धियां, ठीक है। चलिए, तो अगर अभी तक आपने मेरे को मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो बात मैंने कही है, ये बात बनारस गया था मैं, बनारस में एक दीवार पे, मैंने वो शायद फोटो इंस्टाग्राम पे लगा भी रखी है, पीछे मेरे आध्यात्मिक संसार के माता पिता स्वयं श्री भोलेनाथ और पार्वती माता, है ना, ये मेरे आध्यात्मिक संसार के माता पिता हैं। तो बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती की फोटो थी, उनके साथ में इधर लिखा था, सोचो साथ क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो ये जो रेस और दौड़ में आप लगे हैं, लगी है, मैं मना नहीं करता, पर साथ में अध्यात्म से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि साथ में तो आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला, ना पैसा, ना नाम, ना शौहरत, कुछ नहीं जाएगा। आपके साथ दो ही चीजें आपके काम आएगी, एक आपकी भक्ति, परमात्मा के लिए आपका कनेक्शन, दूसरा आपका कर्म। आपने जैसे कर्म किए हैं वो आपके साथ जाएंगे, आपकी आत्मा के अंदर आपके कर्म स्टोर होते हैं। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। तो पुराण पढ़ने चाहिए, मतलब आपके रिलीजन में जो भी रिलीजियस बुक्स हैं आप उनको पढ़िए। तो गरुड़ पुराण जो हमारे पास है, उसके अंदर है ना 5वें अध्याय में चीज मेंशन्ड भी है कि हमारी जो आत्मा होती है उसमें सब कुछ स्टोर होता है, हमारे हर अच्छे बुरे कर्म उसके अंदर स्टोर होते हैं। तो जब आत्मा ऊपर जाती है तो बस आत्मा का एनालिसिस होता है, क्या किया क्या नहीं किया, कोई बैठ के लिख नहीं रहा वहां पे। तो अभी बेसिकली क्या होगा, आप जब संसार से जाएंगे तो क्या जाएगा आपके साथ, एक तो आपका कर्म और दूसरी आपकी भक्ति। आपकी भक्ति आपको आगे जाके बचाने वाली है, आपको मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, वापस आप जीव बनेंगे वो बनेंगे, ये सारी चीजें आपके कर्म और आपकी भक्ति ही डिसाइड करने वाले हैं। कभी लेंगे इन चीजों पे भी क्लास। बस अभी ये बताना चाहता हूं कि आध्यात्मिक संसार से जुड़े रहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी जैसा मैं कहता हूं, आपके बड़े भैया सुनील भैया फिजिक्स वाला दोनों आपके साथ है, खुश रहिए, दोनों आपके साथ रहेंगे, मेहनत करते रहिए। मेहनत का संसार में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट लेने से जिंदगी में आगे नहीं जाता, अगर जाता है तो उतनी स्पीड से नीचे भी आता है ना। राहु अगर किसी को सक्सेस देते हैं उतनी स्पीड से नीचे भी पटक देते हैं। सक्सेस जो है शनि वाली होनी चाहिए, सैटर्न की, बहुत मेहनत कराती है, बहुत डिसिप्लिन देती है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। तो ऑलवेज बिलीव ऑन योर हार्ड वर्क, शॉर्टकट्स लेना इज नॉट द गुड थिंग, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।